तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पेप्सी कब और कैसे बनी। पेप्सी एक कार्बोनेटेड शीतल पेय है जिसका निर्माण पेप्सिको द्वारा किया जाता है। मूल रूप से 1893 में कैलेब ब्रैडहैम द्वारा बनाया और विकसित किया गया था और इसे ब्रैड का पेय के रूप में पेश किया गया था। इसे 1898 में पेप्सी कोला का नाम दिया गया था और फिर 1961 में पेप्सी को संक्षिप्त कर दिया गया था। पेप्सी कोला आज दुनिया में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले उत्पादों में से एक है। यह अपने विज्ञापनों के लिए उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि प्रतिद्वंद्वी शीतल पेय कोका कोला के साथ कभी न खत्म होने वाली लड़ाई के लिए। 125 साल से भी पहले उत्तरी कैरोलिना फार्मेसी में अपनी साधारण उत्पत्ति से पेप्सी कई फॉर्मुलेशन में उपलब्ध उत्पाद के रूप में विकसित हुई है। पता लगाएं कि कैसे यह साधारण सोडा शीट युद्ध में एक खिलाड़ी बन गया और एक पॉप स्टार का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। पेप्सी कोला बनने के लिए मूल सूत्र का आविष्कार 1893 में न्यू बर्न, एनसी के फार्मासिस्ट कैलेब ब्रैडहैम द्वारा किया गया था। उस समय के कई फार्मासिस्टों की तरह उन्होंने अपने दवा की दुकान में एक सोडा फाउंटेन संचालित किया, जहां उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए पेय परोसे। उनका सबसे लोकप्रिय पेय कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने ब्रैड का पेय कहा, जो चीनी, पानी, कारमेल, नींबू का तेल, कोला नट्स, जायफल और अन्य योजकों का मिश्रण था। जैसे जैसे पेय पदार्थ लोकप्रिय होता गया, ब्रैडहैम ने इसे एक तेज नाम देने का निर्णय लिया और अंततः पेप्सी कोला पर निर्णय लिया। 1903 की गर्मियों तक उन्होंने नाम का ट्रेडमार्क करा लिया था और पूरे उत्तरी कैरोलिना में फार्मेसियों और अन्य विक्रेताओं को अपना सोडा सिरप बेच रहे थे। 1910 के अंत तक फ्रेंचाइजर 24 राज्यों में पेप्सी बेच रहे थे। सबसे पहले पेप्सी को पाचन सहायता के रूप में विपणन किया गया था, जो उपभोक्ताओं को प्रफुल्लित करने वाला, स्फूर्तिदायक, पाचन में सहायता के नारे के साथ आकर्षित करता था। लेकिन जैसे जैसे ब्रांड फलता फूलता गया, कंपनी ने रणनीति बदल दी और पेप्सी बेचने के लिए सेलिब्रिटी की शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। 1913 में पेप्सी ने उस समय के प्रसिद्ध रेसकार ड्राइवर बार्नी ओल्डफील्ड को प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया। वह अपने नारे पेप्सी कोला पियो, यह आपको संतुष्ट करेगा के लिए प्रसिद्ध हुए। कंपनी आने वाले दशकों में खरीदारों को आकर्षित करने के लिए मशहूर हस्तियों का उपयोग करना जारी रखेगी। वर्षों की सफलता के बाद कैलेब ब्रैडहैम ने पेप्सी कोला खो दिया। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव पर जुआ खेला था, यह विश्वास करते हुए कि चीनी की कीमतें बढ़ती रहेंगी, लेकिन इसके बजाय वे गिर गईं, जिससे कैलेब ब्रैडहैम के पास अत्यधिक चीनी सूची रह गई। पेप्सी कोला 1923 में दिवालिया हो गया। 1931 में कई निवेशकों के हाथों से गुजरने के बाद पेप्सी कोला को लॉफ्ट कैंडी कंपनी ने खरीद लिया। लॉफ्ट के अध्यक्ष चार्ल्स जी गुथ ने महामंदी की गहराई के दौरान पेप्सी को सफल बनाने के लिए संघर्ष किया। एक समय पर लॉफ्ट ने कोक के अधिकारियों को पेप्सी बेचने की पेशकश भी की, जिन्होंने बोली लगाने से इनकार कर दिया। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पेप्सी कब और कैसे बनी। पेप्सी एक कार्बोनेटेड शीतल पेय है जिसका निर्माण पेप्सिको द्वारा किया जाता है। मूल रूप से 1893 में कैलेब ब्रैडहैम द्वारा बनाया और विकसित किया गया था और इसे ब्रैड का पेय के रूप में पेश किया गया था। इसे 1898 में पेप्सी कोला का नाम दिया गया था और फिर 1961 में पेप्सी को संक्षिप्त कर दिया गया था। पेप्सी कोला आज दुनिया में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले उत्पादों में से एक है। यह अपने विज्ञापनों के लिए उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि प्रतिद्वंद्वी शीतल पेय कोका कोला के साथ कभी न खत्म होने वाली लड़ाई के लिए। 125 साल से भी पहले उत्तरी कैरोलिना फार्मेसी में अपनी साधारण उत्पत्ति से पेप्सी कई फॉर्मुलेशन में उपलब्ध उत्पाद के रूप में विकसित हुई है।
पता लगाएं कि कैसे यह साधारण सोडा शीट युद्ध में एक खिलाड़ी बन गया और एक पॉप स्टार का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। पेप्सी कोला बनने के लिए मूल सूत्र का आविष्कार 1893 में न्यूबर्न, एनसी के फार्मासिस्ट कालेब ब्रैडम द्वारा किया गया था। उस समय के कई फार्मासिस्टों की तरह उन्होंने अपने दवा की दुकान में एक सोडा फाउंटेन संचालित किया, जहां उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए पेय परोसे। उनका सबसे लोकप्रिय पेय कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने ब्रेड का पेय कहा, जो चीनी, पानी, कारमेल, नींबू का तेल, कोला नट्स, जायफल और अन्य योजकों का मिश्रण था। जैसे जैसे पेय पदार्थ लोकप्रिय होता गया, ब्रैडहैम ने इसे एक तेज नाम देने का निर्णय लिया और अंततः पेप्सी कोला पर निर्णय लिया। 1903 की गर्मियों तक उन्होंने नाम का ट्रेडमार्क करा लिया था और पूरे उत्तरी कैरोलिना में फार्मेसियों और अन्य विक्रेताओं को अपना सोडा सिरप बेच रहे थे। 1910 के अंत तक फ्रेंचाइजर 24 राज्यों में पेप्सी बेच रहे थे। सबसे पहले पेप्सी को पाचन सहायता के रूप में विपणन किया गया था, जो उपभोक्ताओं को प्रफुल्लित करने वाला, स्फूर्तिदायक, पाचन में सहायता के नारे के साथ आकर्षित करता था। लेकिन जैसे जैसे ब्रांड फलता फूलता गया, कंपनी ने रणनीति बदल दी और पेप्सी बेचने के लिए सेलिब्रिटी की शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। उनमें से एक का नाम दिया गया। युद्ध के बाद पेप्सी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पेप्सी ने सुनिश्चित किया कि उसके पास चीनी की विश्वसनीय आपूर्ति हो और यह पेय दुनिया भर में लड़ रहे अमेरिकी सैनिकों के लिए एक परिचित दृश्य बन गया। युद्ध के बाद के वर्षों में अमेरिकी जीआई के घर चले जाने के बाद भी ब्रांड लंबे समय तक बना रहेगा। अमेरिका में वापस आकर पेप्सी ने युद्ध के बाद के वर्षों को अपनाया। कंपनी के अध्यक्ष अल स्टील ने अभिनेत्री जोन क्रॉफर्ड से शादी की और वह 1950 के दशक में कॉरपोरेट समारोहों और स्थानीय बॉटलर्स के दौरे के दौरान अक्सर पेप्सी का प्रचार करती थीं। 1960 के दशक की शुरुआत तक पेप्सी जैसी कंपनियों ने बेबी बूमर्स पर अपनी नजरें जमा ली थीं। युवाओं को आकर्षित करने वाला पहला विज्ञापन द पेप्सी जेनरेशन आया। इसके बाद 1964 में कंपनी का पहला डाइट सोडा आया, जो भी युवाओं पर लक्षित था। कंपनी अलग अलग तरीकों से बदल रही थी। पेप्सी ने 1964 में माउंटेन ड्यू ब्रांड का अधिग्रहण किया और एक साल बाद स्नैक निर्माता फ्रिटोले के साथ विलय कर दिया। पेप्सी ब्रांड तेजी से बढ़ रहा था। 1970 के दशक तक एक समय असफल रहने वाला यह ब्रांड अमेरिका में शीर्ष सोडा ब्रांड के रूप में कोका कोला को विस्थापित करने की धमकी दे रहा था। पेप्सी ने 1974 में अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां भी बटोरी, जब यह यूएसएसआर के भीतर उत्पादित और बेचा जाने वाला पहला अमेरिकी उत्पाद बन गया। एक नई पीढ़ी। 1970 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में पेप्सी जेनरेशन विज्ञापन युवा शराब पीने वालों को आकर्षित करते रहे, जबकि पेप्सी चैलेंज विज्ञापनों और इन स्टोर टेस्टिंग की एक श्रृंखला के साथ पुराने उपभोक्ताओं को भी लक्षित किया गया। पेप्सी ने 1984 में नई जमीन तोड़ी जब उसने माइकल जैक्सन को अपना प्रवक्ता नियुक्त किया, जो अपनी थ्रिलर सफलता के बीच में थे। जैक्सन के विस्तृत संगीत वीडियो के प्रतिद्वंद्वी टीवी विज्ञापन इतने हिट थे कि पेप्सी ने पूरे दशक में कई प्रसिद्ध संगीतकारों, मशहूर हस्तियों और अन्य लोगों को काम पर रखा, जिनमें टीना टर्नर, जो मोंटाना, माइकल जे फॉक्स और गेराल्डिन फेरारो शामिल थे। पेप्सी के प्रयास इतने सफल रहे कि 1985 में कोक ने घोषणा की कि वह अपना सिग्नेचर फॉर्मूला बदल रहा है। न्यू कोक एक ऐसी आपदा थी कि कंपनी को पीछे हटना पड़ा और अपने क्लासिक फॉर्मूले को फिर से पेश करना पड़ा, जिसका श्रेय पेप्सी अक्सर लेती थी। लेकिन 1992 में पेप्सी को अपने स्वयं के उत्पाद की विफलता का सामना करना पड़ा जब स्पिन क्रिस्टल पेप्सी जेनरेशन एक्स खरीदारों को प्रभावित करने में विफल रही। इसे जल्द ही बंद कर दिया गया। पेप्सी टुडे। अपने प्रतिद्वंद्वियों की तरह पेप्सी ब्रांड ने कालेब ब्रैडम की कल्पना से भी कहीं अधिक विविधता ला दी है।
क्लासिक पेप्सी कोला के अलावा उपभोक्ताओं को डाइट पेप्सी भी मिल सकती है। साथ ही कैफीन रहित, कॉर्न सिरप रहित, चेरी या वेनिला के स्वाद वाली किस्में भी मिल सकती हैं। यहाँ तक कि 1893 का एक ब्रांड भी है जो अपनी मूल विरासत का जश्न मनाता है। कंपनी ने गेटोरेड ब्रांड के साथ साथ एक्वाफिना बोतल बंद पानी, एएमपी एनर्जी ड्रिंक और स्टारबक्स कॉफी पेय के साथ आकर्षक स्पोर्ट्स ड्रिंक बाजार में भी प्रवेश किया है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।